हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, जैसे कि हम पिछले काफी टाइम से इस चैनल पर बात कर रहे हैं मैट्रिमोनियल केसेज की, पर दोस्तों आज मैं लिटिगेशन में बात ना करके ये बात करने वाला हूं कि इसका मूल कारण क्या है, इसके पीछे की रूट या जड़ क्या है। क्योंकि यदि आप किसी चीज की जड़ को ही खत्म कर देंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, सब चीजें वहीं पे खत्म हो जाती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपसे कुछ पर्सनल चीजें भी शेयर करूंगा अपनी लाइफ से रिलेटेड। हो सकता है कि उन पर्सनल चीजों से भी आपको कुछ ऐसी गाइडेंस मिले कि आपकी जो लाइफ उथल पुथल हो रखी है वो कहीं ना कहीं सेट हो जाए। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इस वीडियो से वो मकसद पूरा होगा या नहीं होगा। तो बस आपसे यही कहूंगा कि मेरे साथ हमेशा की तरह इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो इतना सब कुछ चल रहा है, इतने तमाम लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं, वैसे भी अगर आप देखें तो दुनिया में कितनी नफरत है और कितने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आप न्यूज चैनल खोल के देख लो, आप यूट्यूब खोल के देख लो, आपको दुनिया भर की चीजें दिखेंगी। लोग आपस में लड़ रहे हैं, अलग अलग धर्म वाले दूसरे धर्म वालों को नीचे दिखा रहे हैं, अलग अलग जात वाले दूसरी जातों को नीचे दिखा रहे हैं, एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और भी तमाम चीजों के आधार पर। कई बार मैट्रिमोनियल रिश्ते भी केवल धर्म जाति के नाम पर बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इन सारी चीजों को ओवरऑल रूप से देखें तो इन सब का रीजन ये है कि हम लोग सही चीज को नहीं जानते हैं, सही चीज को नहीं पहचानते हैं। दोस्तों, ये सारे लड़ाई झगड़ों की जड़ केवल एक चीज है, वो है आपका घमंड, आपका अहंकार और एक दूसरे के लिए प्रेम भावना की कमी। दोस्तों, ये एक लेक्चर की तरह ना समझ के हम इसको एक साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, अगर हम पति पत्नी की बात करते हैं, पति पत्नी का विवाह हुआ, मान लेते हैं उनकी एज उस समय 25 या 26 साल थी। इसके बाद कुछ साल उनके बीच में सही संबंध रहे, 1 साल 2 साल, उसके बाद मुकदमे चालू हो गए। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मुकदमों में 5 से 10 साल बड़े आराम से निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर हम गलत लेडीज की बात करें तो वो सेटलमेंट के नाम पे बहुत बड़ा पैसा मांगती हैं, जिसके पीछे का रीजन ये होता है कि इससे अलग होकर मैं अपनी लाइफ बड़े मजे से जीऊंगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपकी लाइफ कितनी है ये आपको कैसे मालूम? जनरली हम ये सोच के बैठे रहते हैं कि 60-70 वर्ष की आयु तक तो हमको इस दुनिया में रहना ही है, तो मौज करेंगे। अरे भाई, अगर आपकी आयु ही 30 वर्ष की हुई तो क्या करेंगे? क्या आपने 30 वर्ष के किन्हीं लोगों को मरते हुए नहीं देखा, या 35 वर्ष के किसी लोगों को मरते हुए नहीं देखा? तो ये जो जीना और मरना है ये निश्चित है, और आपको 30 साल मिले हैं या 35 साल मिले हैं या 32 साल मिले हैं, आपको नहीं पता। कई बार आपने देखा होगा कि आदमी रोड पर निकलता है, पैर फिसलता है, गिरता है और मर जाता है। कई बार आपने सुना होगा बेड से आदमी नीचे गिरता है और मर जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि रात को आदमी अच्छा खासा सोता है और सुबह उठता ही नहीं है। तो दोस्तों, जब आपको पता है कि लाइफ इतनी ज्यादा अनिश्चित है, आपको कुछ ये भी नहीं पता कि आप कल की सांस लेंगे भी या नहीं, तो ये जो इतनी लंबी चौड़ी आप प्लानिंग करके चलते हैं कि भाई ये पैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दुनिया भर के षड्यंत्र प्रॉपर्टी के लिए, बाकी पैसों के लिए, चाहे कोई भी हो। मैं जस्ट वाइफ की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आपस में भाई भाई भी लड़ रहे हैं, बेटा अपने बाप से लड़ रहा है, मां अपने बेटे से लड़ रही है, सब पूरी दुनिया में कितना हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए न्यूज़पेपर, सुबह को उठा के देखिए न्यूज़पेपर में आपको क्या मिलता है। जितने मर्डर होते हैं उनके पीछे क्या रीजन होता है? पैसा, प्रॉपर्टी, या फिर ये नाजायज रिश्ते। और इसके अलावा आपको कोई रीजन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, हमें समझना है कि हम यहां पर क्यों आए हैं। हम यहां पर आए हैं और हम सबको प्रेम पूर्वक रहना है। प्रेम पूर्वक क्यों रहना है? क्योंकि भाई, अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आपके धर्म में यह लिखा है कि मालिक अलग अलग है, यानी कि ईश्वर 2 हैं या 4 हैं। तो भाई, जब ईश्वर ही एक है और हम सब उसके बच्चे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब में ही एक प्रेम का संबंध है। हम सब आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि हम सबके अंदर वो मालिक, वो ईश्वर बसा हुआ है। तो यदि हम एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में हम उसके लिए बुरा भला कह रहे हैं, हम उसको ही बुरा भला कह रहे हैं। और यदि हम अपने मन से ये लालच निकाल दें पैसे का, तो आप देखेंगे सारी चीजें ही स्मूथ हो जाती हैं। यदि पत्नी को अपने पति से कोई लालच ना हो, पति को अपनी पत्नी से कोई लालच ना हो, भाई को अपने भाई से कोई लालच ना हो, बच्चों को अपने बाप से कोई लालच ना हो, तो क्या कोई डिस्प्यूट होगा? और ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब आप ये तालीम अपने बच्चों को छोटे से देंगे।
आज के समय पे माँ बाप के पास तो टाइम है नहीं, वो पैसे कमाने में बड़े बिजी हैं। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो पहले तो स्कूलों में गलत काम करते हैं, उसके बाद आप पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज भेज देते हैं, नौकरियों पे भेज देते हैं, वहां वो बाबू सोना के चक्कर में पड़ के अपनी पूरी लाइफ खराब कर लेते हैं। लड़कियां 376 के इल्जाम लगा देती हैं, अपने पूरे खानदान का नाम खुद भी खराब कर लेती हैं, लड़कों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं। यही सब चल रहा है और बहुत सारे लड़के लड़कियां आप देख भी रहे हैं नशे में, ड्रग्स में किस तरह से फंस रहे हैं, उनको वहां से बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। और इसका कारण मैं मानता हूं कि उनके माँ बाप हैं, सबसे ज्यादा उनके माँ बाप हैं। उनके माँ बाप पे समय नहीं था जब वो ग्रोइंग एज में थे उनको सही तालीम देने के लिए। स्कूल में वो केवल किताबी शिक्षा सीख सकते हैं, लेकिन उनको जो आपको सिखाना है वो आपको खुद सिखाना है। यदि वो आप उन्हें खुद सिखाए होते तो आज आपके बच्चे ऐसा नहीं करते और उनके जो वैवाहिक जीवन है वो भी स्थिर होते। तो जो वैवाहिक जीवन में इतनी ज्यादा उथल पुथल है ये इसीलिए है क्योंकि उनकी तालीम ही वैसी है। ना लड़के को कुछ पता है कैसे उसको रिएक्ट करना है, कैसे उसको चलना है, ना लड़की को पता है कि उसको कैसे चलना है, कैसे रिएक्ट करना है। ना उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना आता है, ना उनके मन में प्यार है। बस होता क्या है, लड़का लड़की मिले, अट्रैक्शन था, आई लव यू टू, और बस 2-4 दिन में ही मामला बेडरूम तक पहुंच जाता है। और बेडरूम के बाद जब ये लगातार होता है उसके बाद दोनों का अट्रैक्शन खत्म, और उसके बाद बस वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ते हैं। झगड़ने के बाद लड़की एक समय पर आके कह देती है कि मैं रेप का मामला दर्ज कर रही हूं वरना मेरी मांगी मानो। इसे प्यार नहीं कहते, ये प्यार नहीं है। प्यार ऐसा होता है जो कभी बदलता नहीं है। प्यार कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 4 साल हो जाए, चाहे 6 साल हो जाए, प्यार वहीं रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, सबको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कहना चाहूंगा कि प्यार का सही मतलब समझिए, जानिए प्यार क्या है। और जिस दिन आप प्यार की सही परिभाषा समझ गए, सारे लड़ाई झगड़े सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से मामलों में वाइफ बच्चे को अपने मायके ले जाती है, पिता बच्चे के लिए तड़पता है। और यदि मैं कोई वीडियो बना देता हूं उस पर, तो वाइफ कहती है कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे अलग करना चाह रहे हो। तो आप समझिए थोड़ा सा, बच्चा है वो, बच्चे के साथ जितना प्यार माँ का है उतना ही प्यार बाप का है। यदि मैं वीडियो बना रहा हूं कि बाप को बच्चा मिलना चाहिए, तो माँ अपनी ममता वाला ट्रम्प कार्ड फेंकती है। वो कहती है माँ से उसका बच्चा दूर करने जा रहे हैं। अरे भाई, आपने बाप से उसका बच्चा ऑलरेडी दूर कर रखा है। उसके मन में भी वही ममता है जो आपके मन में है। इसका मतलब अगर आप ये महसूस करती हो कि बच्चे से अलग होके आपको तकलीफ होगी, तो आप ये भी सोचिए कि कितने टाइम से आपने बच्चे को उसके बाप से अलग कर रखा है, उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। इसलिए ये इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए, और अगर आपके पास बच्चा है तो थोड़ा सा इंसानियत दिखाते हुए उसे उसके बाप से मिलने दीजिए, उसे उसके बाप से भी मिलिए, दोनों मिलजुल कर रहिए। और अगर बाप के पास बच्चा है तो भैया उसे उसकी माँ से भी मिलने दीजिए। दोनों के मन में बच्चे के लिए इमोशंस हैं, दोनों के मन में बच्चे के लिए प्यार है। और बच्चे को एक दूसरे के लिए बिल्कुल मत भड़काइए कि तेरा बाप ऐसा है या तेरी माँ ऐसी है। चलिए दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूं। मेरी मैरिज हुई, मेरी मैरिज को बहुत समय गुजर चुका है, 10 साल की मेरी एक बेटी भी है। और दोस्तों, आज तक मैंने कभी अपनी वाइफ से झगड़ा नहीं किया, या ये कह लो मेरी वाइफ ने मुझसे झगड़ा नहीं किया। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, तब से लेके इतने सालों में शादी के मेरी वाइफ एक बार भी अपने मायके नहीं गई, जबकि उसका मायका लोकल है, सेम सिटी में, सेम शहर में, देहरादून में। उसके बाद वो अपने मायके नहीं गई। अब क्या उसका मन मायके जाने का नहीं करता है? करता होगा, लेकिन इसलिए नहीं गई क्योंकि हम एक दूसरे के बिना कंफर्टेबल फील नहीं करते। अगर हम जाते भी हैं तो साथ में जाते हैं और मिलके वापस आ जाते हैं। अब आप सोचिए कि इतने सालों में, 10-12 सालों में एक बार भी मायके ना जाना, एक बार भी मायके में एक रात भी ना रुकना, ये क्या है? ये रिस्पेक्ट है दूसरे आदमी के लिए, ये रिस्पेक्ट है उस व्यक्ति के लिए जो कि पूरे दिन काम कर रहा है और जो चाहता है उसके अनुसार वो कर रही है, इसलिए कर रही है ताकि वो खुश रहे। अब साथ ही हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि यदि कोई हमसे ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो हमको किसी भी प्रकार से उसको परेशान नहीं करना है। जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आप अपने से पहले उसके बारे में सोचते हैं। आप अगर कहीं बाहर होते हैं और आपका मन करता है कि आप गोलगप्पा खा लें, तो आप खा नहीं सकते क्योंकि आपको उसकी याद आएगी और आप सोचेंगे साथ ही खाएं, आप नहीं खाओगे बिल्कुल भी। और इसी प्रकार से जब प्यार होता है तो आप उस पर कुछ भी कड़वा बोल नहीं बोल सकते। यदि किसी प्रकार से गुस्से में कभी ऐसा हो भी जाता है ना दोस्तों, तो शाम तक मेरी वाइफ का मुझे मैसेज आ जाता है सॉरी का, अगर उसने कभी कुछ पलट ऐसा बोल दिया है या फिर कुछ ऐसा कड़वा शब्द बोल दिया है। और यदि मेरी तरफ से कुछ ऐसा होता है तो शाम होने से पहले पहले मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी होती है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपका रिलेशन भी बना रहेगा और आपके बच्चे आपसे सीखते हैं, किसी और से नहीं। स्कूलों में, कॉलेजों में कुछ नहीं
नहीं सीखते, वो अपने घर की तालीम से सीखते हैं। तो जब वो अपने माँ बाप को इस फॉर्म में देखेंगे कि वो कितना कॉम्प्रोमाइज एक दूसरे के लिए करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो आगे अपनी मैरिड लाइफ में जाएंगे वो वही संस्कार लेके वहां पे जाएंगे और वो उसी तरह से अपने पति या पत्नी के साथ रहेंगे, उसी तरह का व्यवहार करेंगे। घर परिवार टूटेगा नहीं बल्कि बसेगा। तो दोस्तों, कोर्ट कचहरी से मामले सॉल्व नहीं होने, मामले सॉल्व होने जो हमने अपनी जड़ें कमजोर कर रखी है उन जड़ों को मजबूत करो, अपने बच्चों को मजबूत करो, उन्हें तालीम दो, ऐसी तालीम दो कि वो समझ सके प्यार क्या है, वो मैरिड लाइफ में जा सके, मैरिड लाइफ को समझ सके और उनमें इतनी मैच्योरिटी हो कि कैसे चीजों को बर्दाश्त करना है, कैसे चीजों को सही करना है, कैसे चीजों को ट्रैक पर लाना है। तो आपको सिखाना बच्चों को प्यार है कि एक दूसरे के प्रति प्यार रखना है। और चाहे कोई हमारे जानने वाला है, चाहे कोई हमारे जानने वाला नहीं है, कोई भी हो, बाहर का व्यक्ति भी हो, उसके प्रति भी प्यार रखना है, क्योंकि उसके अंदर भी वही ईश्वर निवास करता है जो हमारे अंदर करता है। और जिसके अंदर भी ईश्वर निवास करता है वो खुद ही ईश्वर है। दोस्तों, प्यार तो एक बहुत ही प्यारी चीज है, ऐसी चीज है और उसमें ऐसी ताकत है कि आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। यकीन मानिए, कुछ भी कर सकते हैं और आपकी लाइफ ऐसी होगी कि आप सोचोगे यार मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबसे खुश लगता है मैं ही हूं। इसलिए दोस्तों, प्यार की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। और जिसे आप प्यार कह रहे हो वो प्यार नहीं है, लालच है, हवस है, अट्रैक्शन है आपका, केवल कुछ पलों के लिए। और अगर आपका प्यार 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद बदल रहा है तो वो प्यार नहीं है। प्यार कभी बदलता नहीं है, बल्कि प्यार जो है वो दुनिया को बदल सकता है। अब इस प्यार का मतलब छोटा मत लीजिएगा, ये प्यार बहुत बड़ा है। ये प्यार आपको आपके माता पिता से हो सकता है, ये प्यार आपको आपके बच्चों से हो सकता है, ये प्यार आपको आपकी पत्नी से हो सकता है, ये प्यार आपको उस ईश्वर से हो सकता है। और सारी प्रॉब्लम का समाधान यही है कि अगर आप सब चीजों को छोड़कर उस ईश्वर से प्रेम करते हो तो आपको इतनी ज्यादा शक्ति मिल जाती है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग आपके अंदर आ जाती है कि आप जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं आप बड़े हंस के उसके ऊपर से गुजर जाते हो, इतने ज्यादा आप पावरफुल हो जाते हो। और जब आप उस ईश्वर से प्यार नहीं करते हो तो आप पूरी जिंदगी रो रो के, डर डर के और इस तरह से गुजारते हो कि बस वो जिंदगी नहीं है, मतलब उससे अच्छा तो जिंदगी ना मिलती तो ज्यादा अच्छा था। इसलिए जिंदगी जीना सीखिए, जिंदगी का मकसद जानिए, आपको ये लाइफ उस ऊपर वाले ने क्यों दी है उसका मकसद जानिए। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप समझिए थोड़ा सा मेरी बातों को, अकेले में बैठ करके विचारना। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इस पे विचार करोगे और इन बातों को अमल में लाओगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। अगर वाइफ इस वीडियो को देख रही है, वो इस बारे में सोचती है, या हस्बैंड इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बारे में सोचते हैं, तो आप दोनों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। क्योंकि 2 लोगों के बीच में प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है जब तीसरा इन्वॉल्व होता है। और आप सभी जानते हैं आपके बीच में जितने भी झगड़े चल रहे हैं उसमें तीसरे इन्वॉल्व हैं। आपने तीसरों को जगह दी अपने बीच में आने के लिए, इसलिए इतने सारे गैप हुए। तो अब वक्त है कि उन तीसरों को बीच से निकालिए और आप 2 लोग जो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग कम्युनिकेशन कीजिए, बैठिए और चीजों को सुलझाइए। जिंदगी एक ही होती है, इसे प्यार से जिए, इसे इस तरह से मुकदमेबाजी में, कोर्ट कचहरी में खर्च मत कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो कुछ भी मैंने कहा है कृपया इसको एक बार अपने डिस्प्यूट्स में लगाने की कोशिश कीजिए, एक बार अपने दिमाग में एक दूसरे के लिए सम्मान ले आइए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि किसी भी तरह की आपको काउंसलिंग की जरूरत हो, किसी प्रकार की लीगल एडवाइस की जरूरत हो, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।